नेपाल की सड़कों पर एक तूफान है। सितंबर 2025 में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, वह जनरेशन जेड की आवाज है, जो वर्षों से दबे कुचले जज्बातों को शब्द दे रही है। यह आंदोलन किसी बड़े नेता का नहीं, यह उन युवाओं का है जिनके हाथों में फोन, आंखों में उम्मीद और दिलों में बदलाव की लक है। इस बदलाव की जरूरत आज अचानक नहीं आई। नेपाल की राजनीति पिछले कई दशकों से अस्थिर है। बुनियादी समस्याएं ऐसे हैं कि कम से कम एक सामान्य नागरिक ले सकता है। भ्रष्टाचार जो सार्वजनिक संसाधनों को पहुंचाता है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जो योग्यता से ज्यादा संपर्कों और जात पात परिवार की भूमिका बढ़ाता है, बेरोजगारी जो युवा शिक्षितों को मायूसी की ओर धकेलती है, सरकार के प्रति अविश्वास जो हर नई घोषणा के बाद भी भरोसा नहीं लौटाता। ये सारे कारक मिलकर एक ऐसी धरती तैयार कर चुके थे जिस पे एक छोटा सा स्पार्क भी बड़े विरोधों की आग बना सकता था। और वह स्पार्क आया 4 सितंबर 2025 को। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स आदि। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रहे और डिजिटल सामग्री पर नियंत्रण जरूरी है ताकि फर्जी खबरें, असामाजिक गतिविधियां और अपराध न बढ़े। लेकिन युवा इसे सिर्फ कानूनी तकनीक नहीं मानते। उनके लिए यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। उन्होंने देखा कि यदि सरकार इस तरह की ताकत ले सकती है तो अन्य नागरिक अधिकार कितने अस्थिर हो सकते हैं। सोशल मीडिया पारिवारिक दूरी, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के बीच दूरी, अवसरों की सूचना, आवाज पहुंच, सब कुछ जोड़ने वाला माध्यम बन चुका है। जब वह रास्ता बंद हो गया तो युवा नाराज हुए। प्रदर्शन 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए। काठमांडू में छात्र छात्राएं, युवा नागरिक, इंटरनेट एक्टिविस्ट्स, कॉलेजों स्कूलों के ज्ञानी बने समूह सभी मैदानों पर थे, विशेषकर संसद भवन और मैतिघार मंडला के आसपास। शांतिपूर्वक शुरू हुआ आंदोलन, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने पानी की तोपें, आंसू गैस, रबर की गोलियां प्रयोग की, स्थिति बिगड़ी। कुछ स्थानों पर गोलीबारी हुई। इन झड़पों और हिंसक मुठभेड़ों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा। लोग घायल हुए, अस्पताल भर गए। 19 से 51 तक की मौतों की शुरुआती रिपोर्ट्स आईं। शांग दर्जनों घायल हुए, कुछ पुलिस अधिकारी भी। सोशल मीडिया बैन को हटाया गया। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया गया। इस बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। नए मंत्रियों की नियुक्तियां हुईं, ऊर्जा, वित्त, आंतरिक मामलों में। लेकिन यह परिवर्तन सिर्फ शीर्ष पर नहीं हुआ, इसमें जनता की भूमिका थी। युवा नागरिकों ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, उन्होंने अस्पतालों में घायल लोगों की खुद मदद की, सफाई अभियान किए, स्थानों की मरम्मत की। उन्होंने यह समझा कि शक्तियां बदलने से ज्यादा जरूरी है कि समाज बचा रहे, जीवन चलता रहे। आंकड़े बताते हैं कि अब तक लगभग 72 मौतें हो चुकी हैं, 2100 से अधिक घायल हुए हैं। न्यायपालिका प्रभावित हुई। सर्वोच्च अदालत को टेंटों में स्थानांतरित करना पड़ा ताकि न्यायिक कार्य जारी रह सके। संसद भवन, सरकारी इमारतें, सरकारी कार्यालय, कुछ पुलिस थाने और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालयों में भी तोड़फोड़ हुई। कर्फ्यू लगाया गया। कई शहरों में आंतरिक आवाजें दबाने की कोशिश हुई। अनेक यात्राएं बाधित हुईं। हवाई अड्डे बंद हुए, यातायात थमा। जरूरत की सेवाएं, अस्पताल, आपातकालीन सुविधा कारगर रहीं, लेकिन दैनिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ। ये जो विरोध हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक आंदोलन है जो पुराने और नए के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। युवा कर रहे हैं सवाल, क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित है? क्या सच में न्याय हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? क्या अवसर हर बच्चे के लिए समान है? क्या फैसले लेने में युवा शामिल होंगे? इस आंदोलन ने नेपाल को दिखाया कि डिजिटल युग में सत्ता केवल बंदूकों और कार्यालयों में नहीं होती, वह लोगों की आवाजों, सोशल मीडिया पोस्ट्स, हैशटैग्स, वायरल वीडियोस, स्थानीय सामुदायिक आयोजनों में भी होती है। युवाओं ने वीपीएन, ऑनलाइन सक्रियता, इमेज और वीडियो दस्तावेजीकरण का सहारा लिया
ताकि उनकी कहानी दब न सके। लेकिन यह आसान नहीं है। विरोधों से जाने गई हैं, घायल हुए हैं, भावनात्मक और सामाजिक टूटे हैं, आर्थिक लागत भी बढ़ी है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, व्यापार बाधित हुआ, पर्यटन प्रभावित हुआ। वो छात्र जो पढ़ाई कर रहे थे उनकी पढ़ाई बाधित हुई, छोटे व्यवसाय और दुकानें घाटे में गई। भविष्य के लिए चुनौतियां हैं। नई सरकार की विश्वसनीयता, न्याय की पुष्टि, दोषियों की पहचान और सजा, मुआवजा, सामाजिक सद्भावना बहाल करना। युवाओं की अपेक्षाएं ऊंची हैं। सिर्फ प्रदर्शनवाद नहीं, बल्कि नीति बदलाव, शिक्षा सुधार, रोजगार के अवसर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, पारदर्शिता और जवाबदेही। अंतरिम सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा, घायल जख्मी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का वादा, चुनाव की तारीख तय करना 5 मार्च 2026। नए मंत्रियों का चुनाव, विशेष रूप से उन विभागों में जहां सार्वजनिक विश्वास कम था, जैसे वित्त, ऊर्जा, आंतरिक मामले। लेकिन ये कदम अभी शुरुआत है। इसके साथ ही आलोचनाएं और सावधानियां भी हैं। कहीं ये आंदोलन कुछ बाहरी हितों द्वारा प्रभावित ना हो, विदेशी धन, एनजीओ, राजनीतिक बाहरी समर्थन, इस तरह की बातें मीडिया और राजनीतिक दल उठा रहे हैं। कुछ ने कहा है कि हिंसा और तोड़फोड़ आंदोलन की मूल बातों को धुंधला कर देते हैं। पंचायत स्तर, गांव शहर के बीच असमानता बनी हुई है।